वायुमंडल। वायुमंडल क्या है कि जो वायुमंडल है वो पृथ्वी को घेरने वाली गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो है स्थिर रखा जाता है। अब है वायुमंडल का विकास। ठीक है दोस्तों, आदिम वायुमंडल का नुकसान यानी कि प्रारंभिक जो वायुमंडल है वो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, किंतु अत्यधिक सौर ज्वालाओं के कारण यह वायुमंडल जो है वो नष्ट हो गया। उसके बाद है ज्वालामुखीय गतिविधि। तो पृथ्वी के उष्ण आंतरिक भाग से जो है ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से विभिन्न गैसों का उत्सर्जन हुआ, जिससे एक नया वायुमंडल निर्मित हुआ। ठीक है जी, जैसे गैस निष्कासन। तीसरा है जैविक परिवर्तन। तो पौधों और जीवित जीवों ने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वायुमंडल को और अधिक परिवर्तन करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से हमारे जो है वायुमंडल जो है वो बनता है। उसके बाद है कि वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं। तो जो पहली परत है वो है शोभ मंडल, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है जी, तो जो ट्रोपोस है ये क्या है, मिश्रण का क्षेत्र है। यानी कि शोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत है और सभी मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि वर्षा, तूफान, बादल आदि जो इसी परत में जो घटित होती हैं। अब इस मंडल में जो गैसों का संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हाइड्रोजन है तो वो है 78%, ऑक्सीजन है 21%, आर्गन है 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%। अब है कि जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या तापमान परिवर्तित होता है। तो ध्रुवों पर जो 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, जो औसतन इनकी दूरी है वो है 13 किलोमीटर। शोभ सीमा एक रेखा है जो शोभ मंडल को जो समताप मंडल से अलग करती है। तो जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, वायु की घनत्व जो घटती जाती है और यही कारण है कि सबसे घनी वायु जो है वो शोभ मंडल में पाई जाती है। ठीक है जी, ये है आपकी वायुमंडल की परतों का एक छोटी सी इमेज। ठीक है जी, पहला शोभ मंडल, फिर समताप मंडल। ये जो रेखा है वाइट से आपको दिख रही होगी, इसको बोलते हैं शोभ सीमा। फिर है तापमान का व्यवहार। तो क्या होता है, जैसे भी हम ऊपर जाते हैं तो है ह्रास दर क्या होती है, ह्रास दर यानी कि वह दर होती है जिस पर वायुमंडल है। मानक ह्रास दर की बात करें तो 165 मीटर की दूरी पर जाओ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है और 1 किलोमीटर की दूरी पर जाओ 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है। तो तापमान में गिरावट का जो रीज़न है वो है कि वायुमंडल सीधे जो है वो सौर विकिरणों से गर्म नहीं होता। इसकी बजाय पृथ्वी की सतह जो है सौर ऊर्जा को अवशोषित करती है और फिर उसे जो है वो दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण के रूप में जो उत्सर्जित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है कम पार्थिव विकिरण जो उपलब्ध होता है, जिससे तापमान में गिरावट होती है। शोभ सीमा पर जो तापमान है वो विषुवत रेखा पर जो है 80 डिग्री सेल्सियस होता है और ध्रुवों पर 45 डिग्री सेल्सियस। अब सूर्य ताप के प्रभाव क्या हैं। सूर्य ताप के प्रभाव, तो भूमध्य रेखा पर जहाँ सूर्य ताप कम होता है क्योंकि बादलों की उपस्थिति के कारण सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी तक जो है वो नहीं पहुँच पाती। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ सूर्यताप अधिकतम होता है क्योंकि बादलों की क्या आवरण जो न्यूनतम होता है, उदाहरणतः रेगिस्तान में। आगे इसकी सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। नंबर 1 है वायुमंडल की पारदर्शिता, दिन की लंबाई, पृथ्वी का झुकाव और घूर्णन। नंबर 4 अक्षांश, उसके बाद ऊंचाई है। नंबर 6 है पृथ्वी की स्थिति और नंबर 7 है प्रकाश अनुपात, जिसको अल्बेडो बोलते हैं। नोट आपने क्या करना है कि जो NO2 है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है जी, मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं।
तो ग्रीन हाउस गैसें जो है पृथ्वी को गर्म बनाए रखती हैं, क्योंकि ये वायुमंडल के ताप को जो है वो फंसा लेती हैं। अब है कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है जलवाष्प, फिर है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है CH4 यानी कि मीथेन, फिर है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, O3 यानी कि ओजोन, फिर SO4 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। अब है ताप संचरण तंत्र। तो वायुमंडल में ताप का संचरण जो है 3 प्रमुख तंत्रों के माध्यम से होता है। नंबर 1 चालन, नंबर 2 संवहन और नंबर 3 है अभिवहन। चालन क्या होता है? चालन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ताप जो बिना वायु के वास्तविक गति के एक ओर से दूसरे अणुओं में सीधे स्थानांतरित होता है। उसके बाद है संवहन। संवहन यानी कि वायु जो है वो द्रव्यमानों के गति के माध्यम से ऊर्ध्वाधर रूप से ताप का स्थानांतरण। अभिवहन क्या होता है? अभिवहन होता है कि वायु की गति के कारण ताप का क्षैतिज रूप से स्थानांतरण। उदाहरण की बात करें जैसे कि लू है, जो कि अभिवहन का एक परिणाम है। उसके बाद है प्रकाशानुपात, जिसको अल्बिडो बोलते हैं। तो प्रकाशानुपात वह अनुपात है जो आने वाली रोशनी या फिर विकिरण के उस भाग में होता है जो किसी सतह द्वारा परावर्तित किया जाता है। सबसे उच्च प्रकाशानुपात जो हिमनदों या फिर हिमाच्छादित क्षेत्रों में देखा जाता है। अब विभिन्न सतहों और बादलों के प्रकाशानुपात यानी कि अल्बिडो के मान। ठीक है जी, तो ये है, इसको आप जो याद कर सकते हैं, अदरवाइज तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक जो पूछा नहीं गया है। उसके बाद है ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट वह संतुलन है जो पृथ्वी द्वारा सूर्य से अवशोषित ऊष्मा और उसे अंतरिक्ष में पुनः विकिरित करने के बीच होता है। अब नेक्स्ट है कि प्रकाश व्युत्क्रमण। तो ये प्रकाश व्युत्क्रमण तापमान व्युत्क्रमण यह एक ऐसी घटना है जहाँ तापमान ऊंचाई के साथ घटने की बजाय जब वो बढ़ता है। उसके बाद है तापमान व्युत्क्रमण के लिए अनुकूलन परिस्थितियाँ। नंबर 1 है लंबी शीतकालीन रातें, यानी कि लंबी रातों के दौरान पृथ्वी की सतह जो है ऊष्मा को तेजी से विकिरण के माध्यम से खो देती है, जिससे सतह के पास की भूमि ठंडी हो जाती है। उसके बाद है स्थिर वायु। शांत और स्थिर वायु ठंडी सतह वायु को ऊपर की गर्म वायु से मिश्रित होने से रोकती है, जिससे व्युत्क्रमण परत बनी रहती है। उसके बाद स्पष्ट और बादलहीन आकाश। एक असमान स्थलीय विकिरण के माध्यम से सतह से गर्मी के नुकसान को बढ़ाता है, जिससे तेजी से ठंडक और व्युत्क्रमण का निर्माण होता है। उसके बाद आती है हमारी दूसरी परत, जिसका नाम है समताप मंडल, जो कि 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। वायुमंडल की इस परत में जो आपको ओजोन परत जो देखने को मिलेगी, जो कि पृथ्वी की सतह से 30 से 35 किलोमीटर ऊपर होती है, जो कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। अब ऊपर की ओर बढ़ते समय जो तापमान है वो ऊंचाई के साथ जो बढ़ता जाता है। ठीक है जी, जेट विमान इस परत में उड़ते हैं, यानी कि जो भी आपके एरोप्लेन हैं वो सभी जो है वो इस परत में उड़ते हैं। समताप सीमा जो कि समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करती है। अब है ओजोन दिवस, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि 1987 में जब वो मॉन्ट्रियल कनाडा में जब वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाने की स्मृति में है। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को समाप्त करने का उद्देश्य रखता था, जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं और ओजोन छिद्र के निर्माण में योगदान करते हैं। ओजोन परत की मोटाई को जो वो डोप्सन इकाई द्वारा मापा जाता है, और किंगाली संशोधन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को समाप्त करने के लिए जो किया गया था। उसके बाद तीसरी परत है हमारी मध्य मंडल, जो कि 85 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। उल्का पिंड इस परत में जो जलकर समाप्त हो जाते हैं। ऊपर की ओर बढ़ते समय तापमान ऊंचाई के साथ जो घटता है। चौथी परत आती है हमारी तापमंडल, जो कि 80 से 400 किलोमीटर के बीच तक फैली हुई है। यह वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। ऊपर की ओर जैसे हम बढ़ते हैं
तो जो तापमान है वो ऊंचाई के साथ बढ़ता है। इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है, इसलिए इस परत को जो आयन मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा जो है वो पृथ्वी पर जो है पुनः परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट जो है वो की जाती हैं। चौथी परत पांचवी और लास्ट जो आपकी परत है वो है बहिर्मंडल। ठीक है जी, यह वायुमंडल की पांचवी और अंतिम परत है। इसमें जो है मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें जो है वो पाई जाती हैं। और जो आपके सोलर सिस्टम जो कि आपके उपग्रह हैं वो जो इस परत में जो उड़ाए जाते हैं पांचवी मंडल में। उसके बाद आती है करमन रेखा। करमन रेखा तो यह एक काल्पनिक सीमा है जो समुद्र सतह से 100 किलोमीटर ऊपर स्थित है और पृथ्वी के वायुमंडल को जो है बाह्य अंतरिक्ष से अलग करती है। उसके बाद है समताप रेखा। ये मानचित्र या फिर चार्ट पर पृथ्वी की सतह पर वे रेखाएं या बिंदु होती हैं जो एक निश्चित समय पर समान तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं।